गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग पार्ट सेकंड का मतलब खत्म है। खत्म का मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा आज ये चैप्टर। खत्म का मतलब वो मत समझ लो कि खत्म चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो बेरोजगारी तो अच्छी चीज नहीं होती है। हमने कल रोजगार के बारे में पढ़ा था या पिछले वाले लेक्चर में रोजगार के बारे में कि रोजगार कितना इंपॉर्टेंट होता है या एम्प्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और इंडिया के रेस्पेक्टिव से भी हमने जानने की कोशिश करी थी। आज जो होगा वो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो क्या है? कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आखिरकार कॉज होता क्यों है। ठीक है, एक एक करके रीजन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जो है उसका क्या? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मान लो किसी भी देश का अगर इकोनॉमी अगर स्लो ग्रो करेगा, क्या करेगा भाई? स्लो ग्रो करेगा तो वो अपने आप ही वहां पर एक तरीके से इंप्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब इन इंडिया द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी स्लो एंड दिस स्लो रेट फेल्स टू प्रोवाइड द एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर राइजिंग पॉपुलेशन। एक सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरीके से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ही एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो जस्ट इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट निकल के आ गया, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। एक तो भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है, ऊपर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट के रेट को नहीं बढ़ाएंगे तो वैसे भी बेरोजगारी बढ़ेगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए थर्ड जो है फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। कि एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग हम लोगों ने सही तरीके से करी नहीं। अगर आप देखो उठा के जो भी 5 ईयर प्लान्स हैं उसमें कहीं भी एम्प्लॉयमेंट पर फोकस नहीं किया गया है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सब ये बात करी सरकार कि हम प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करेंगे, सेकेंडरी ये नहीं बोल रहे वो लोग कि प्राइमरी में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, सेकेंडरी में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम टर्सरी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। ये एक तरीके से हमारा ड्रॉबैक रहा, खास कर अगर देखा जाए प्लानिंग में। क्योंकि प्लानिंग हमारा कब भाई 1950 से शुरू हुआ था और 2017 तक एक तरीके से खत्म हुआ, खास करके 5 ईयर प्लान। ठीक है, उसके बाद तो हमारा नीति आयोग जो है वो आ गया था। तो ये बात समझ के चलना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद आगे आ जाओ, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा बहुत कम करते हैं, फॉरेन के टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए देखो नासा तो अलग बात है, वो तो स्पेस के मैटर में। ऐसे जनरल टर्म्स में देख लो ना, गाड़ी देख लो, गाड़ी हम लोगों को अपने गाड़ियों पर भरोसा नहीं रहता है सुरक्षा के मामले में। विदेशों के गाड़ियों पर भरोसा ज्यादा रहता है, विदेशों को कपड़ों पर ज्यादा भरोसा रहता है, खादी के कपड़े पर भरोसा हम लोगों को नहीं है। इसका मतलब अगर देखा जाए, एक तो भाई एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, देयर इज अ लैक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च इन इंडिया। हमारे देश में आज भी देखो टेक्निकल रिसर्च पर या टेक्नोलॉजी के रिसर्च पर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है इन कंपेयर टू अदर नेशंस। अदर नेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर नई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है। इनोवेशन कब होगा? जब आप उस पर खर्चा करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। और स्पेस में जैसा कि बोला गया, स्पेस में हम लोग नासा से भी आगे हैं, खास कर अगर देखा जाए इसरो हमारे देश का। इसरो जो इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट अगर छोड़ता है कोई दूसरे देश का भी सैटेलाइट हम लोग छोड़ते हैं, मतलब इसरो छोड़ता है। इसका मतलब क्या? इसरो छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बनी है भाई यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रॉकेट बनाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो सब के मामले में ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग फॉरेन टेक्नोलॉजी को एक तरीके से लाकर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्टिंग क्या हो जाती है? हाई हो जाती है, फिर हमारे गुड्स एक तरीके से नहीं बिक पाते हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी व्हिच हैज लेड अ टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी के मामले में वो एम्पावरमेंट नहीं आ पा रहा जिस तरीके से आना चाहिए था। आज भी हमारे देखो जो अभी भी देखना, ठीक है, महिंद्रा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है या फिर जो मान लो कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी जो इस्तेमाल करती है टेक्नोलॉजी का कार मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब विदेशों से आता है। यहां तक कि अगर देखो सेमीकंडक्टर, अभी तो कुछ 2-4 साल पहले सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लगाई गई है जो हमारे मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन वैसे भी चाइना, ताइवान या फिर जापान, वहां से या साउथ कोरिया, वहां से आते हैं हमारे ये सब टूल्स। तो अपने आप में एक तरीके से हम लोगों की डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो भाई टेक्नोलॉजी यहाँ लगा रहे, टेक्नोलॉजी बनाया नहीं जा रहा है। अगर टेक्नोलॉजी बनाया भी जाता, लगाया भी जाता तो अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। ठीक है,
लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसों की दिक्कत तो शुरुआत से ही रही भाई, है कि नहीं? तो अगर देखा जाए यहाँ पर द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आज भी देखो हमारे देश में एमएसएमई, एमएसएमई का मतलब क्या होता है भाई? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये जो है 60 to 70% जो एक्सपोर्ट है वो हमारे देश में करता है, लेकिन क्या इस पर सरकार 60 to 70% पैसा खर्च कर रही है? नहीं कर रही, जबकि यही सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो है ये छोटी छोटी कंपनीज देके चल रही है। तो इन पर फोकस होना चाहिए सरकार का, ठीक है? और सरकार कैसे मदद कर सकती है? फाइनेंशियल रिसोर्स को देकर, पैसा को देकर, पैसा देगा उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाए, अगर प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचेगा तो या तो मशीन बनाएगा या फिर लेबर्स को रखेगा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, क्यों? क्योंकि उन लोगों को उतना बजट नहीं होता, तो ये लोग लेबर से काम कराते हैं, तो लेबर एक तरीके से आएगा तो इंप्लॉयमेंट अपने आप ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर स्टिल अ सीजनल ऑक्यूपेशन, आज भी देखो खेती बाड़ी जो है लोग 70% लोग ये सोचते हैं, 80% लोग ये सोचते हैं कि खेती बाड़ी जो है वो बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़ा आदमी बनना है तो खेती बाड़ी से नहीं होगा। आज भी हमारे देश में ये सोच है कि अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कुछ करना है तो आपको एक तरीके से क्या है कि ज्यादा आप अमीर नहीं बन सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, टर्शरी सेक्टर से या सेकेंडरी सेक्टर से जहां बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है? तो हम लोगों को आज एक तरीके से सरकार को या गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और भी अच्छे तरीके से कि जो एग्रीकल्चर वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन के तौर पर ना हो और वो अपने खेत में लगभग सालों भर खेती जो है वो कर चले। ऐसा ना हो कि 6 महीने खेत करके धान मान उगा ले रहे हैं, एमएसपी पे बेच दे रहे हैं, उसके बाद शांत है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को वहां पर, मतलब यहाँ पर दिक्कत भी है भाई, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, एग्रीकल्चर को उस तरीके से माना भी नहीं जा रहा। 70-75 साल हो गए भाई हमारे एक तरीके से आजाद भारत को, लेकिन अभी भी हम लोग एग्रीकल्चर में सफर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर अभी भी एक स्टैग्नेंट के रूप में देखने को मिलता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर देखते हो डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल, अभी जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा जिस तरीके से देना चाहिए। शुरुआत में ही देखा था हमने 1950s के आसपास में कि उसके पहले जो ब्रिटिश था तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा एक तरीके से खत्म कर दिया गया था, तो आज भी उस तरीके से पनप नहीं हो पाया, ठीक है? स्वदेशी की भावना आज भी निकल कर नहीं आई, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है। 8 में देखो लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आज भी लोग जो है वो सेविंग क्या कर रहे हैं? बहुत कम कर रहे हैं। और मैंने बताया था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि जितना सेविंग बढ़ेगा उतना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ेगा, क्योंकि लोग सेव करके ऐसा तो नहीं होगा ना खाते में पैसा रखेंगे, खाते का पैसा वो इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, हाँ, या फिर हाँ फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, एफडी कर देंगे या आरडी कर देंगे, या स्टॉक ले लेंगे या फिर बॉन्ड ले लेंगे, है कि नहीं? स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड लेंगे, तो मतलब अपने आप ही वो कैपिटल मार्केट में पैसा चला जाएगा, तो बिजनेसेस ग्रो करना वैसे भी शुरू कर जाएंगे, ठीक है? तो ये बात इंपॉर्टेंट है। 9th में मोबिलिटी ऑफ लेबर इन इंडिया, द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज क्वाइट, मतलब क्या? बिकॉज ऑफ द फैमिली ऑब्लिगेशन। आज भी देखो कि भाई क्या होता है कि अगर मान लो कि एक परिवार में किसी का शादी हुआ, मान लो, तो वो लड़की काम करेगी, लड़की काम कर रही है, लड़की काम कर रही थी पहले शादी से पहले, लेकिन कोई अगर परिवार ढंग का होगा, थोड़ा सा पैसा वैसा होगा उस परिवार में, तो वहां लड़कियों को एक तरीके से उस तरीके का आजादी नहीं मिलता है, बोलता है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप देखो कि कोई शादी करके कोई महिला अगर मान लो कहीं काम कर रही थी, अब वो गांव में चली गई या कोई दूसरे शहर में चली गई, तो उसकी नौकरी छुड़वा के लोग वहां पर एक तरीके से वो हस्बैंड के पैसे पर जीती हैं, ठीक है? जनरली ये बात, अब ऐसा नहीं कि हर महिला पर ये लागू होता है, लेकिन फैमिली का प्रेशर बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल कांस्टेंट, लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सोचो मान लो कि कोई कर्नाटका का बंदा जो है नॉर्थ में नहीं आना चाहता, एक तो वो रीजन हो गया भाई, एक तो है कि भाई लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि हमारे देश में ऐसा तो नहीं सब लोग अंग्रेजी जान रहा है। आपको कर्नाटका का बंदा जो प्योर शुद्ध देसी वहां का होगा, जो प्योर सिर्फ कन्नड़ भाषा ही जान रहा है, वो यहाँ आके कैसे काम कर पाएगा? अगर तो वहां काम नहीं मिल पा रहा तो वो अनएम्प्लॉयड है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि यहाँ का अगर कोई बंदा झारखंड का या उत्तराखंड का कोई अगर साउथ में जा रहा है तो उसको कन्नड़ नहीं आ रहा है, जबकि वहां पर उसको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां वो काम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर वो क्या होगा? अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। तो ये मोबिलिटी का मतलब, मोबाइल का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आजकल ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है इन कंपेयर टू पहले, क्योंकि सरकार, एक तो सरकार फ्री का अनाज दे रही है, फ्री का बिजली दे रही है, ये सब बहुत बड़ा रीजन है। महिलाओं के खाते में पैसा डाल दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, फ्री बीज दिए जा रहे हैं,
जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। आने वाले समय में सरकार को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने को देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हमने तो जान लिया कि उससे क्या क्या कारण से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब भाई उसका इफेक्ट कैसे होता है, मतलब उसका असर जो है वो किस तरीके से पड़ता है। अब देखो सबसे पहले इकोनॉमिक इफेक्ट, कि हमारे देश में आर्थिक का मतलब इकोनॉमिक इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है हमारे देश के पैसे पर। तो पहली बात है कि लॉस ऑफ आउटपुट का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है कि नहीं, जिसके वजह से क्या होगा भाई, हमारे को ज्यादा बोलो रुपया पैसा नहीं मिल पाएगा, मतलब उस तरीके से हमारी जीडीपी नहीं बढ़ पाएगी, सिंपल सी बात है। दूसरा है लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप बोलो कि सिंपल सी बात है भाई, अगर बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स आपके अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जिसको आपने ह्यूमन कैपिटल में बदलने की कोशिश नहीं करी, तो वो अपने आप ही अनएम्प्लॉयड हो गया भाई, जिसके वजह से आपने ये वाले ह्यूमन रिसोर्स को बर्बाद कर दिया। सिंपल सी बात है। आपका काम क्या होना चाहिए, देश का काम क्या होना चाहिए कि वहां जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको यूटिलाइज करके ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करें, ताकि वो हमारे देश के लिए पैसा कमा सके। हमारे देश का मतलब है वो अपने लिए कमाएगा तो वो देश के लिए भी कमा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टैक्स वगैरह देगा। लो प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि भाई एक जो लेबर है, वो एक लेबर 7 घंटा, मैं मान लो कि 10 पेंसिल बना रहा है, ठीक है, तो वो आगे चलकर 7 घंटे में 50 पेंसिल नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उस तरीके का मोटिवेशन नहीं दिख रहा है उसको। धीरे धीरे जैसे मान लो कि एक टीचर अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता है कि पहले उनका समझाने का तरीका, कराने का तरीका किसी भी प्रॉब्लम को अलग था, अब बच्चों के समझ के साथ वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता जा रहा है टीचर, तभी तो वो टीचर एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं तो वो टीचर कहाँ रहेगा। सब बच्चा बोलेगा समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना, तो लेबर अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी आया, एआई आया, तो सब लोग हा कर रहे हैं, कुछ सीखना नहीं चाह रहा है। कंप्यूटर आया था तब भी वही बात बोला जा रहा था। तो क्या हुआ कि अगर आप कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसको सीखना नहीं चाह रहे हो, मतलब क्या हो कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। फिर लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, वही बात मैंने बोला कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन बहुत कम है, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन एक कम है, और दूसरा है कि पूंजी, हमारे देश में जो कैपिटल है, पैसा का जो फॉर्मेशन है वो उतनी तेजी से नहीं हो रहा, मतलब पैसा का फ्लो उस तेजी से नहीं देखने को मिल रहा, जिसकी वजह से कैपिटल बन ही नहीं पा रहा। पूंजी जब बनेगा नहीं तो मानव पूंजी कैसे आएगा, तो ह्यूमन कैपिटल कैसे आएगा, तो अपने आप ही ह्यूमन कैपिटल से रिलेट कर गया। तो इकोनॉमिक इफेक्ट आपको देखने को मिले 4। अगर कोई बोलेगा व्हाट आर द इकोनॉमिक इफेक्ट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर 4 रीजन। लॉस ऑफ आउटपुट होता है भाई, उससे इफेक्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्स की एक तरीके से लॉस होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, और लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ह्यूमन कैपिटल को आप फॉर्म करने में ध्यान ही नहीं दे रहे हो। दूसरा है समाज पर क्या असर पड़ता है, वो तो हो गया भाई देश के ऊपर आर्थिक असर क्या पड़ता है, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ता है। एक है कि समाज के ऊपर क्या, तो हमारे समाज में सबसे पहली बात गरीबी बढ़ेगी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी अपने आप में, इसको समझाने की जरूरत है नहीं। इंक्रीज इन द इनइक्वालिटीज भी बढ़ेगा। इनइक्वालिटीज मतलब कुछ लोगों के पास 10% लोगों के पास 90% पैसा, आगे चलकर इसी तरीके का रहा तो 5% लोगों के पास 90% पैसा, और 95% लोगों के पास 10% पैसा। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी है कि नहीं है, दोनों के बीच में इनकम का गैप बहुत ज्यादा है। तो जो हमेशा बड़े लोग होंगे वो हावी रहेंगे गरीबों पर, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत परेशानी आएगी अगर इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, या फिर हम उन लोगों को रोजगार नहीं देंगे जो एक तरीके से नीड है जिनको, ठीक है। दूसरा होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रहे हो तो वो रुपया पैसा कमाएगा कैसे, आप कमाएगा नहीं तो उसका रहने और सहने का जो तरीका होगा वो कहाँ ढंग से होगा, वो अच्छा पानी नहीं पी पाएगा, अच्छा खाना नहीं खा पाएगा, मल न्यूट्रिशन का शिकार बन जाएगा, अपने बच्चों को वो सही से पाल पोस नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक तरीके से कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम, कि इनकम से ही होता है भाई, पैसा ही नहीं कमाएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहां से आएगा। डी आते हैं सोशल अनरेस्ट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। देखो जो बेरोजगारी होती है ना, नेपाल जैसा देखो, नेपाल में लोग जो है जेनजी जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्या विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह आएगा, वो दंगा फसाद करेंगे, चोर उचक्का ज्यादा पैदा होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सोशल देखो आजकल के मामले में देखो बहुत सारे मामले देखते होंगे, औरत जा रही है भाई, अब मंगलसूत्र उसका छीन लिया, एक लड़का आया उधर बाइक से, मंगलसूत्र छीन लिया, चैन छीन लिया, मोबाइल छीन रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हो,
मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, देख रहे हो, तो सोशल अनरेस्ट आ जाएगा। मतलब क्या, इंडल्ज हो जाएंगे एंटी सोशल एक्टिविटी में, सच एज थेफ्ट होगा, किडनैपिंग वगैरह, किडनैपिंग, किसी डॉक्टर का बेटा किडनैप करके उससे फिरौती मांग रहा है, ठीक है, तो ऐसे चीजें होती रहती है। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी एक कारण बन जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है। अगर देखो क्या होगा, रिजल्ट इन डिप्रेशन, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, आत्महत्या हो जाएगा। आत्महत्या, जैसे कि आप देखो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे किसान जो होते हैं कर्ज ले लेते हैं, लेकिन उनको एक तरीके से चुका नहीं पाते, तो उनकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो कमा ही नहीं पा रहे पैसा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो यहाँ देख रहे हो, अनवांटेड एंड यूजलेस, मतलब एन अनएम्प्लॉयड पर्सन कंसिडर्ड हिमसेल्फ अनवांटेड, उसको घर से ताना मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, नौकरी नहीं निकाल पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, सरकार को क्या दोष दें, सब निकाल रहा है, चाहे पांच जॉब आ रहा है, उसमें 5 जॉब में तुम निकालो, जिसकी वजह से आत्महत्या वगैरह भी एक तरीके से होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा एक तरीके से, या फिर डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, गवर्नमेंट एंड जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो सरकार क्या क्या प्रयास जो है वो कर रही है या की है अभी तक, खास करके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। तो सिंस इंडिपेंडेंस द यूनियन एंड स्टेट, दोनों लेवल पर काम हुआ है भाई, मतलब यूनियन लेवल पर भी काम हुआ है और एक तरीके से स्टेट लेवल। एक चैप्टर हुआ करता था तुम लोगों का 12th में, पॉवर्टी, गरीबी, वो हटा दिया, चैप्टर ही हटा दिया। क्यों भाई, अब बच्चों को गरीबी के बारे में पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं, ये गलत बात है भाई। बच्चे ये पॉवर्टी वाला चैप्टर बाद में जाके पढ़ोगे तुम, यूपीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वहां पॉवर्टी पूछा जा रहा है, तो फिर आपने 12th में क्यों हटा दिया, जब बेसिक नॉलेज नहीं होगा। तो यही है, थोड़ा बहुत गड़बड़ी है। तो सरकार जो यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत इनिशिएटिव लिया है। उसमें 2 इनिशिएटिव देखने को मिलता है कि एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, ये समझना, ठीक है। याद रखना कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 तरीके से एम्प्लॉयमेंट समाज में देती है, डायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट जो तरीका है क्या, इन दिस द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है, एंड ऑल्सो रन्स इंडस्ट्रीज, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज एंड हेंस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली टू द वर्कर। डायरेक्टली दे रही भाई, कोई डायरेक्टली आप सरकार में आ जाओ और सरकार की जितनी व्यवस्था है उसमें एक तरीके से काम आ जाए। जैसे कि आप देख लो स्टेट गवर्नमेंट में होता है ना, पीसीएस का जॉब होता है, और आपको अगर देखा जाए यूपीएससी किसमें, सेंट्रल लेवल पर। तो ये सब क्या होता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाता है, जैसे कि मान लो when output of goods and service from the government enterprises increases, then the private enterprises which receive a raw material from the government enterprises will also raise their output, and hence the number of employment opportunity in economy increases। समझ रहे हो मतलब क्या हुआ, मान लो कोई सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी अब कच्चा माल तो ये बना नहीं रही है, सरकारी कंपनी है भाई, अब सरकारी कंपनी कुछ प्रोडक्शन कर रही है, तो कुछ प्रोडक्शन करेगी, तो अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ाएगी कंपनी, ठीक है, मतलब सरकारी कंपनी, तो वो प्राइवेट कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदेगा। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो है वो एक तरीके से ये ज्यादा लोगों को हायर करेगा कि नहीं करेगा, तो इनडायरेक्टली एक तरीके से जॉब जो है वो एक तरीके से बढ़ेगा। मतलब सरकार डायरेक्ट नहीं जा रही है। जैसे मान लो कि रेलवे, सरकार ने 50 रेलवे शुरू करा, तो रेलवे शुरू करा तो उसकी साफ सफाई की जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, प्राइवेट को। वहां वो जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, या जो आप 3rd AC में जाओ, या साफ सफाई वाला जो है, ये सब सारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट को दिया जाता है। तो अगर सरकार जो है 8-10 नई ट्रेनें ला रही है, तो सरकारी व्यवस्था बढ़ी, और सरकारी व्यवस्था बढ़ने से जो चीजें हैं वो एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से वर्कर्स लोग उसमें आए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी और ज्यादा लोग चाहिए होंगे भाई। हाँ, टेंडर निकलते हैं, तो वो जो भी बिजनेस लेगा उसको टेंडर को, उससे क्या होगा, और ज्यादा वर्कर्स इनडायरेक्टली बढ़ेगा। डायरेक्टली सरकार भी जॉब नहीं मिल रहा, इनडायरेक्टली मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखो, सरकार रोड बना रही है, सरकार रोड बनाएगी तो सरकार रोड नहीं बनाती है ना, वो टेंडर देती है प्राइवेट को। अब प्राइवेट को जितना ज्यादा रोड बनाएगी उतना ज्यादा टेंडर मिलेगा प्राइवेट को, उतना ज्यादा प्राइवेट लोगों को रखना पड़ेगा ताकि वो उसका काम हो सके, लेबर्स वगैरह रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात है। कुछ इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसको याद रखना, जो सरकार ने अभी तक स्टार्ट करे हैं। एक तो याद रखना आपको VBG रामजी, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनरेगा के तहत अगर आ गया MG नरेगा, तो MG नरेगा पहले था भाई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, VB विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये 125 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के बारे में बोल रहा है, और ये 100 डेज का पहले बोलता था, ठीक है।
तो याद रखना है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर। इससे आगे आने वाले समय में देखना कि मुझे ये न लगे कि करंट अफेयर में पूछने लगे तुम लोगों को। हाँ, हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी यहाँ दिया हुआ है, इसका नाम बदल के क्या हो गया, ये हो गया, तो याद रखना। तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम जो है वो चलाए गए हैं अभी तक सरकार के द्वारा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और भी सरकार को यहाँ पर जो है अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, नहीं तो दिक्कत परेशानी हो सकता है। अब जो अगला चैप्टर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई देखने के लिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। क्यों? क्योंकि 16 तारीख से, मतलब 15 तारीख से मैं यहाँ कराऊंगा, 16 तारीख से वीडियो आपके यूट्यूब पर आएगा। 16 तारीख से क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस में साथ ही साथ करवाता चलूंगा, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज। केस बेस्ड स्टडीज भी इन्वॉल्व होंगे। जो जेनरिक क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लाऊंगा, पहले वाले क्वेश्चंस नहीं। जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द सैंपल पेपर, एज पर द नीड ऑफ सीबीएसई, उस तरीके के लेवल को यहाँ पर टच करने की कोशिश मैं करूंगा लगातार 1 महीने। फिर जब एग्जाम के दौरान होगा बीच में, उसमें भी मैं डिस्कशन करता हुआ देखने को मिलूंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।